नमस्कार बच्चों उम्मीद है आप अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों आज जो हम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है गांव का प्रशासन और ये कक्षा 6 का अध्याय 6 है। अब जब हम गांव की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम गांव के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं जब हम पंचायती राज की बात कर रहे थे। तो ये जो गांव का प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो आइए हम थोड़ा पृष्ठभूमि में चलें, ये देखें कि किस प्रकार पूरे भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। यानी देख सकते हैं आप 6 लाख कितनी बड़ी संख्या होती है। और जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर, उसमें 6 लाख से अधिक गांव यहाँ पर हैं। और इस गांव में देखते हैं हम कि किस प्रकार पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, सड़क की व्यवस्था करनी पड़ती है, बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है। और ये जो सारे का सारा जो काम है आपने देखा था कि पंचायत के माध्यम से भी होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त दूसरे काम भी होते हैं। गांव में जो जमीन है उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, गांव में जो आपसी झगड़े होते हैं उनका निपटारा कौन करता है, इसके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम अलग से एक अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गांव का प्रशासन। इस अध्याय में हम जो 2 प्रमुख ग्रामीण अधिकारी हैं, एक कह लो जो थाने का मुखिया होता है थानेदार, और जो जमीन का रिकॉर्ड रखता है पटवारी, उन दोनों के बारे में विभिन्न माध्यमों से जानने का प्रयास करेंगे। और उसमें से एक जो माध्यम है वो यहाँ पर शुरू में एक घटना दी गई है, उसको लेकर के हम शुरू करेंगे। अब शुरुआत में क्या होता है, जैसे ही हम अध्याय खोलते हैं हम देखते हैं कि मोहन और रघु के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा है। क्या झगड़ा है? मोहन और रघु क्या हैं? दोनों किसान हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी जो जमीन है दोनों की आसपास है। अब एक दिन क्या हुआ, जो मोहन है उसने देखा कि रघु ने अपनी जमीन को बढ़ा लिया है। कैसा करके या क्या करके? उसने मेड़, जो एक प्रकार से बंट होती है 2 खेतों के बीच में, वो उसने आगे बढ़ा ली है, अर्थात अपनी जमीन का हिस्सा बढ़ा लिया है। और जो मोहन की या उसकी, मोहन की अपनी जो जमीन है उसका हिस्सा कम कर दिया है। इस बात को लेकर के मोहन और रघु में कहासुनी भी होती है और ये जो बात है आगे झगड़े तक पहुंच जाती है। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन का जो एक दोस्त था जो गांव के डाकघर में काम करता था, उसने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। और अंत में काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। तो बच्चों अभी हमने बात की पुलिस थाने की। पुलिस थाना क्या होता है? हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जिसमें कुछ शहर भी होते हैं और कुछ गांव भी होते हैं। अब क्या हुआ कि क्यों मोहन को लेकर के गांव वाले पुलिस थाने में गए? क्योंकि वो जो उनका गांव था अमरापुर, वो
उस क्षेत्र के पुलिस थाने के अंतर्गत आता था और इसीलिए वो अपनी रपट लिखवाने उस पुलिस थाने में गए। अब आप सोच रहे होंगे पुलिस थाने में क्यों गए? क्योंकि पुलिस थाना जो होता है अपने क्षेत्र में जो भी इस तरह की झगड़े वाली बातें होती हैं या किसी वाद विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसीलिए एक क्षेत्र में पुलिस थाना बना दिया जाता है जिसमें कई शहर और कई गांव होते हैं। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। अब पुलिस थाने के अंदर काम कैसे होता है, वहाँ पर जाकर के क्या करना होता है, किससे मिलना होता है, आइए अब इसके बारे में थोड़ा जानें। जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। तो आपने देखा कि अगर इस प्रकार की कोई बात होती है, कोई झगड़ा होता है तो थाने में जाना पड़ता है और थाने में थानेदार के पास या उसके साथ जो उसका कोई सहायक बैठा है उसको जाकर के लिखित में रपट लिखवानी पड़ती है और उसके लिए कुछ ना कुछ सबूत या गवाह भी कई बार देना पड़ता है, जैसा कि मोहन के मामले में हुआ। जब शुरू में थानेदार ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तब पड़ोसी अंदर आए और उन्होंने बताया कि रघु ने मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा है और तब जाकर के थानेदार ने उसकी रपट लिखवाई और एक हवलदार को कहा कि अगले दिन जाकर उनके गांव में पूरी जांच पड़ताल करे और सही बात क्या है उसका पता लगाए। अभी हम गांव में जो दूसरा विभाग या दूसरे अधिकारी होते हैं उसके बारे में आइए अब हम पढ़ें। अभी हमने देखा कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मोहन को पुलिस थाने जाना पड़ा। यानी जो झगड़ा हुआ था मोहन और रघु का, उस बात को लेकर के वो थाने पहुंचे। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था कि ये जो काम था बड़ी शांति से सुलझ जाए और पुलिस थाने की नौबत ही ना आती? हाँ, एक तरीका है। ये जो जमीन किसकी है, रघु की है, मोहन की है या गांव के किसी भी अन्य वासी की जो जमीन है वो कितनी किसके पास है, ये सारे का सारा रिकॉर्ड एक जगह पर होता है। इस रिकॉर्ड को अभिलेख भी कहते हैं। और कितनी जमीन किसके पास है और कौन कौन सी जमीन किसके पास है, ये सारे का सारा रिकॉर्ड एक व्यक्ति के पास होता है जिसे पटवारी कहते हैं। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी
कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है, इसे जरीब कहते हैं। अभी हमने जो कहानी पढ़ी है रघु और मोहन की, तो उस कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसका पता चल जाता है कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है या नहीं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कहीं कोई कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। आइए अब हम ये देखें कि पटवारी जो ज़मीन का हिसाब किताब कैसे रखता है। क्या उसके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके माध्यम से वह पूरा पता लगाता है। पटवारी के पास एक खसरा या रजिस्टर होता है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। यहाँ पर आप एक चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक खसरा 5 दिया गया है। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरू में नंबर दिए गए हैं, फिर किसकी ज़मीन कितने हेक्टेयर है वो दिया गया है, फिर वो ज़मीन किसके नाम है। जैसे अगर हम पहले उसमें देखें कि पहला जो हिस्सा है वो मोहन की ज़मीन है, उसमें लिखा है मोहन वल्द राजा राम गांव अमरापुरा, कि पता चल रहा है कि ये ज़मीन का टुकड़ा मोहन के नाम है। उसका पूरा रिकॉर्ड भी है कि वो किस गांव का है, उसके पापा का नाम क्या है। फिर आगे इसी में दिया गया है कि अगर वो ज़मीन का टुकड़ा बटाई पर है या किसी दूसरे किसान के नाम है और बटाई का कितना हिस्सा है वो भी दिया गया है। फिर इस साल जोती गई जो ज़मीन है वो कौन सी है, उसमें कितनी कौन सी फसल है और उसमें कितना क्षेत्र है या अन्य कोई फसल है, उसके बारे में भी विवरण दिया गया है। इसी प्रकार नीचे रघुराम की बारे में भी बताया गया है कि उसके पास कितनी ज़मीन है। और जो अंतिम हिस्सा है उसमें मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान ये भी लिखा गया है कि वो ज़मीन सरकारी है, उसमें सिर्फ घास का मैदान होगा। जब हम इस खसरे को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी ज़मीन किसके नाम है, कितनी है और उसमें क्या बोया गया है, क्योंकि पूरे का पूरा यहाँ पर विवरण दिया गया है। जैसे प्रश्न अगर हम बात करें मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है, तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि मोहन के दक्षिण में रघुराम की ज़मीन है। रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए, तो हम निशान आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि एक तरफ मोहन है और नीचे रघु है। तो इन दोनों के बीच की, क्योंकि वहाँ पर कितने हेक्टेयर है उनकी ज़मीन वो पूरी दी गई है, वो उससे पता चल जाता है। तो इस प्रकार इस रजिस्टर से या खसरे से पूरे की पूरी बात स्पष्ट हो जाती है कि कौन किस ज़मीन का या कितनी ज़मीन का मालिक है। बच्चों पता है आपको कि भारत जो है वो राज्यों में बंटा हुआ है और जो राज्य हैं वो जिलों में बंटे हुए हैं, और जो जिला अधिकारी होता है वो जिले का सबसे बड़ा प्रमुख व्यक्ति होता है या प्रमुख अधिकारी होता है। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी
छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। राजस्व एक प्रकार से कर होता है कि जो कर लगाए गए हैं वो कैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम एक नए कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बारे में पढ़ें। इस कानून को पढ़ने से पहले आइए हम आपकी किताब में दी गई एक कविता है उसको पढ़ें और उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। कविता का शीर्षक है एक बिटिया की चाह। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे। पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो बच्चों, इस कविता में एक बिटिया की अपनी चाह है। क्या चाह है? वो उसको दुख है, उसको निराशा है कि जो पिता की संपत्ति है उसमें से ना तो कुछ उसको मिलेगा ना ही उसकी माँ को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बता दिया गया है कि पिता के बाद उसकी संपत्ति पर जो भी अधिकार होगा वो उसके बेटों का होगा, ना कि बेटियों और पत्नी का। तो इस कविता के माध्यम से वो जो बिटिया है वो कहना चाह रही है कि मुझे दहेज में जो आप बहुत कुछ दे देते हो, सामान दे देते हो, सोना दे देते हो, वो नहीं चाहिए। मुझे तो बस जो पिता की विरासत में जो भी संपत्ति आती है उसमें हिस्सा चाहिए। एक प्रकार से देखा जाए तो बड़े ही मार्मिक शब्दों में उसने ये जो कविता है उसमें अपनी चाह प्रकट की है, लेकिन उसके पीछे जो उसका अंदर से जो आक्रोश है उसको आप समझ सकते हैं कि जो बंटवारा है वो बराबर होना चाहिए बेटी और बेटे के बीच में। ये नहीं कि सारी की सारी जो संपत्ति है वो बेटों में ही बंट जाए। तो इस कविता के माध्यम से हमें जानकारी भी मिल रही है कि जो पिता की विरासत होती है, संपत्ति होती है, उसमें बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन अभी क्या हुआ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संसद के द्वारा पास किया गया। अब उसमें क्या है, उसमें जो पिता की संपत्ति है उसमें माँ, बेटे और बेटी तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये नहीं कि सारी की सारी संपत्ति बेटों के या बेटे के नाम ही की जाएगी। तो इस प्रकार से अगर देखें, ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है ये औरतों को बहुत फायदा पहुंचाता है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी
इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। इस प्रकार ये जो नया कानून है, इसने महिलाओं को देखो कितना फ़ायदा पहुंचाया है। अब पिता की संपत्ति में माँ और बेटी को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो बच्चों, गांव का प्रशासन, इस अध्याय में किस प्रकार हमने ये देखा कि जो थानेदार या जो पटवारी है, जो दो ग्रामीण अधिकारी हैं, किस प्रकार उनके माध्यम से हम गांव के प्रशासन को समझ सकते हैं, और किस प्रकार हमने देखा कि थानेदार का क्या काम है और पटवारी का क्या काम है, और अंत में हमने ये भी देखा कि जो नया कानून है वो किस प्रकार से औरतों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या जाना, आइए हम इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करें। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, भारत में लगभग कितने गांव हैं? विकल्प हैं 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो इसका सही उत्तर है लगभग 6 लाख। प्रश्न 2, चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट कहाँ लिखवाई जाती है? और विकल्प हैं पुलिस थाने में, तहसील में, अदालत में, पटवार खाने में। तो इसका सही उत्तर है पुलिस थाने में। प्रश्न 3, खेत नापने के लिए लोहे की जिस जंजीर का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? और विकल्प हैं करीब, तरकीब, जरीब, तहजीब। और सही उत्तर है जरीब। प्रश्न 4, एक बिटिया की चाह कविता में किस बात की चाह की गई है? विकल्प हैं दहेज में रेशम और सोने की, रुपयों की, एक कार की, विरासत में हिस्से की। और सही विकल्प है विरासत में हिस्से की। प्रश्न 5, गांव में ज़मीन का रिकॉर्ड कौन रखता है? विकल्प हैं सरपंच, चौकीदार, किसान, पटवारी। बिल्कुल सही, इसका सही विकल्प है पटवारी। अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, मोहन और रघु में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? उत्तर, मोहन और रघु दोनों किसान हैं और दोनों की ज़मीन पास पास है। एक दिन मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ाकर मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। प्रश्न 2, पटवारी को अलग अलग राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, पटवारी को अलग अलग राज्यों में निम्नलिखित नामों से जाना जाता है: कर्मचारी, पटवारी, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो। प्रश्न 3, तहसीलदार के 2 काम क्या होते हैं? उत्तर, वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। अब हम एक मिलान वाला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, राजस्व विभाग का काम, राज्य खसरा। सूची 2 में दिया गया है जिलों में बंटा होता है, कर इकट्ठा करना, ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा, माँ बेटों बेटियों को ज़मीन में बराबर हिस्सा। आइए अब हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, इसको हम माँ बेटों बेटियों को ज़मीन में बराबर हिस्सा से मिलाएंगे, क्योंकि 2005 का ये अधिनियम माँ बेटों बेटियों को ज़मीन में बराबर हिस्सा देता है। दूसरा है राजस्व विभाग का काम, इसको हम कर इकट्ठा करना से जोड़ेंगे, क्योंकि राजस्व विभाग का काम कर इकट्ठा करना
होता है। राज्य को हम जिलों में बंटा होता है से मिलाएंगे, क्योंकि भारत में राज्य जिलों में बंटे हुए हैं। खसरा को हम ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा से मिलाएंगे, क्योंकि खसरा या रजिस्टर ज़मीन के रिकॉर्ड को रखते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये अध्याय गांव का प्रशासन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।